बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी रह चुका है। गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। गली मोहल्ले सियासी बैनर्स और झंडों से सज चुके हैं। 12 सितंबर को 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के वोटर 42 नशिस्तों पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। बड़ी सियासी जमातों बशमूल PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी रह चुका है। गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। गली मोहल्ले सियासी बैनर्स और झंडों से मुकम्मल तौर पर सज चुके हैं। 12 सितंबर को 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के वोटर 42 नशिस्तों पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। बड़े सियासी जमातों बशमूल PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी ने इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी रह चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल शकील से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी 12 सितंबर को कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल कंटोनमेंट बोर्ड में, जिसमें गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी, गुलशन जमाल, नेशनल स्टेडियम, डालमिया, ये तमाम वो इलाके हैं जो फैसल कंटोनमेंट बोर्ड में आते हैं। इस इलाके में जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 1,67,000 से जायद है, जिसमें 88 पोलिंग स्टेशन हैं और इन 88 में से 18 को हसास करार दिया गया है। इस 88 पोलिंग स्टेशन के साथ साथ जो 18 हसास हैं वो भी ज़्यादातर गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 88 कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 85 मर्द हैं और 3 खवातीन हैं। आप गुलिस्तान जौहर में दाखिल होते हैं तो आपको दाखिल होते ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडों की बहारें नज़र आती हैं और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। इसी हवाले से भरपूर यहाँ पर तैयारियाँ हैं तमाम सियासी जमातों की और सबके अपने अपने दावे हैं कि वो ये इलेक्शन जीतेंगे। ताहम जो यहाँ पर हमें लोगों से बात कर अंदाज़ा हुआ तो यहाँ पर 3 जमातें हैं जिनके दरमियान मुकाबला नज़र आता है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी MQM है और तीसरी पीपल्स पार्टी है। फैसला 12 सितंबर को ही होगा कि फातेह कौन है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात सर पर हैं। इंतहाबी मुहिम के दौरान MQM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमानुल्लाह महसूद ने MQM के साजिद अहमद को अपनी जदोजहद से इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे दिया है, जबकि साजिद अहमद ने अमानुल्लाह को इबादत की तलकीन भी कर दी है। दूसरी जमातों के कारकुनान दिलचस्प मुकालमे से महसूस हो रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात सर पर हैं और इंतखाबी मुहिम के दौरान MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान बहुत दिलचस्प मुकालमा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमानुल्लाह ने MQM के साजिद अहमद को अपनी जिद्दोजहद से इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे दिया है। साजिद अहमद ने अमानुल्लाह को इबादत की तलकीन कर दी। दूसरी जमातों के कारकुनान दिलचस्प मुकालमे से महसूस होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कराची कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात सर पर हैं और इंतखाबी मुहिम के दौरान MQM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमानुल्लाह ने MQM के साजिद अहमद को अपनी जिद्दोजहद से इलेक्शन लड़ने का मशवरा भी दे दिया है, जबकि साजिद अहमद ने अमानुल्लाह को इबादत करने की तलकीन की गई है। तफसीलात जानते हैं सुहेल शब्बीर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा, बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। बिल्कुल, देखिए कराची में माजी के इलेक्शनों में जो है वो बड़ा टेंसफुल माहौल हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स है। सियासी जमातों के रहनुमा आपस में न सिर्फ एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि दिलचस्प जुमलों का तबादला भी जो है वो सुनने के लिए मिल रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से गुलिस्तान जौहर में इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए पहुंचे थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमानुल्लाह महसूद, तो वहाँ उनका सामना जो है वो MQM के रहनुमा साजिद अहमद से हुआ और वहाँ पर जो जुमलों का तबादला हुआ है उसमें काफी जो है वो लोग महसूस होते रहे और इस दौरान यहाँ पर आवाम की भी कसीर तादाद मौजूद थी जो इस तमाम सूरत हाल से जो है वो महसूस हो रही थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल शब्बीर।
शेरपाव कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के लाखों मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत सिंध का शेरपाव कॉलोनी के स्टार ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया गया है। शेरपाव कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के लाखों मकीनों के लिए बड़ी खबर है। हुकूमत सिंध का शेरपाव कॉलोनी के स्टार ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया गया है। शेरपाव कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया गया है। अहम फैसला है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। शेरपाव कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के लाखों मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत सिंध का शेरपाव कॉलोनी के स्टार ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला भी किया गया है। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया था कि मलीर के नौजवान को स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ये जो शेरपाव कॉलोनी का स्टार ग्राउंड है, इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से एक बेहतरीन स्टेडियम की शक्ल देंगे, जिसके अंदर क्रिकेट भी हो, फुटबॉल भी हो, वॉकिंग ट्रैक भी हो, ताकि बुज़ुर्ग आके भी यहाँ पर अपना गुजर बसर कर सके, टाइम स्पेंड कर सके और इसी तरह फैमिलीज भी आ सके। तो तमाम प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई और इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में इंशाल्लाह इसकी टेंडरिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी। शेरपाव कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के लाखों मकीनों के लिए बड़ी खबर है। हुकूमत सिंध का शेरपाव कॉलोनी के स्टार ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। शेरपाव कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के लाखों मकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हुकूमत सिंध का शेरपाव कॉलोनी के स्टार ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा और तमाम शहरियों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर आपको आगाह करें, विफाकी वजीर सेहत और पैदावार खुसरो बख्तियार इस वक्त गवर्नर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करें। उसका इम्पैक्ट आएगा। कराची मेरे नज़दीक खुद पाकिस्तान का जो इस वक्त अगर 14 बिलियन कर रहा है, अगर पॉलिसीज और इसका हुकूमत मुसलसल हुकूमतों का मरकज रहे तो 5-10 साल में कराची खुद 30 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसके लिए क्यों कराची? क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, यहां एक मर्केंटाइल स्पिरिट है, यहां एक कारोबारी शऊर है। इसी को देखते हुए कल मैं स्टील मिल गया। पाकिस्तान की इस वक्त स्टील की रिक्वायरमेंट तकरीबन 10 मिलियन मेट्रिक टन है और हर जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ रहा है, हमारी स्टील की डिमांड अगले 2024-25 में 20 मिलियन टन पे चली जाएगी। तो एक तो स्टील को हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं ताकि ये जो स्टील मिल जो ओर से बनाती थी वो प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो, और साथ हम जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं क्योंकि पोर्ट सिटी जेटी यहीं अवेलेबल है, जगह यही मुनासिब है। प्राइवेट सेक्टर के साथ हम स्टील मिल और लगाए जाएं यहां, और जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के जॉइंट वेंचर से हो। यहां हजारों नौकरियां निकलेंगी स्टील सेक्टर के अंदर, क्योंकि जैसे ही ऑटो सेक्टर बढ़ता है उसके बाद सुजुकी प्लांट पे मैं गया, हमने मेरी गाड़ी स्कीम दी है ताकि पहली दफा गाड़ी खरीदने वाले को ये ऑल्टो और छोटी गाड़ी मिल सके, उसकी कीमतें सस्ती की, टैक्स सस्ते किए। उससे क्या हुआ? प्रोडक्शन डिमांड और बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई। कल सुजुकी प्लांट पर जुलाई के अंदर 100% इंक्रीज है उनकी प्रोडक्शन में, सुजुकी की गाड़ियों में। लेकिन जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, जो ऑटो पार्ट्स यहां बनते हैं उसके लिए स्टील चाहिए होता है, तो स्टील की फिर रिक्वायरमेंट आपकी आ जाती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ता है, फिर स्टील की आ जाती है। मगर यह हुकूमत का महवर है कि पाकिस्तान में सनती तरक्की ने करना है। 2019 में हम मोबाइल पॉलिसी लेके आए, अभी मैं टेक्नो मोबाइल से होके आ रहा हूं। आप खुश होंगे सुन के कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मोबाइल असेंबल हो रहे हैं और प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंपोर्ट से ज्यादा हो गए हैं। नोकिया का एग्रीमेंट हो गया है, सैमसंग का एग्रीमेंट हो गया है, और हम इंशाल्लाह अब पाकिस्तान से इन जो मोबाइल हैं इनके मुख्तलिफ पार्ट्स को अब लोकलाइज करेंगे और यहीं से अब ये एक्सपोर्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में होंगे। इसी तरह ऑटो पॉलिसी के अंदर भी ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट मार्केट में जाना है। इसके लिए अब कराची को क्या चैलेंजेस हैं? एक तो जमीन का चैलेंज है, तो स्टील मिल
कि 1500 एकड़ ज़मीन हमने एक नए इंडस्ट्रियल पार्क का एक प्रोजेक्ट दिया है, जिना इंडस्ट्रियल पार्क का 7 अरब रुपए से, जो इस बजट का हिस्सा है। ये बातें नहीं हैं। इसी तरह 5 अरब रुपए बिजली और गैस की मुहैया करने के लिए धाबाजी इंडस्ट्रियल स्टेट, जो कि सूबाई हुकूमत का जिम्मा था, लेकिन क्योंकि ये कौमी ज़रूरत है तो वफाकी हुकूमत ने 5 अरब वहाँ दिए। और साथ ही 1.2 अरब से अब ग्रिड इंशाल्लाह बन रहा है बिन कासिम इंडस्ट्रियल स्टेट पे। तो जो ज़मीन इस वक्त सरकार के पास है उसको हम बेहतर इस्तेमाल के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। और जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि इनको भी हम कर्जों की शक्ल में इसकी लीज मॉडल की शक्ल में इन ज़मीनों को देंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को। आखिरी चीज़, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो बिजली, कल मैं केई पे गया, केई मुझे खुशी हुई कि उनका 900 मेगावाट को जो प्लान है उसमें 400 मेगावाट का पावर जनरेशन का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल टाइम से चल रहा है और नवंबर तक उम्मीद है वो इन प्रोडक्शन आ जाएगा। इसके लिए वफाकी हुकूमत ने फिर कदम आगे बढ़ाया और इनके साथ गैस सप्लाई एग्रीमेंट अगस्त में कंक्लूड किया। और जो कराची की ज़रूरत है एक्स्ट्रा बिजली की, वो भी नेशनल ग्रिड से हम मुहैया कर रहे हैं। तो आखिर में मैं पुरुमीद हूँ कि अगर पाकिस्तान की हुकूमतें और पॉलिसी साज कराची का जो मकाम है इस मुल्क की माशी ग्रोथ में, उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज़ को अगर मजबूत रखेंगे तो पाकिस्तान की एक पायदार माशी ग्रोथ मुमकिन हो सकेगी। वरना कई अदवार से वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान को नहीं मिल सकी। और ये बढ़ता हुआ आबादी का जो हुजूम है, जो हमारा ये नौजवान आबादी का जो रेशो है, इसको हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं ले जा सकेंगे। तो आप यकीन रखिए, पीटीआई की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन, और पीटीआई दर हकीकत एक कौमी जमात है जो कराची से खैबर तक उसकी नुमाइंदगी है, जो लोग चाहे। और ये वो जमात है जिसने उन इलाकों को अपनी पॉलिसी साजी पर का मरकज़ बनाया है जो पिछली अदवार में नहीं था। जनूबी पंजाब की तरफ तवज्जो नहीं थी, कराची की तरफ तवज्जो नहीं थी। केपीके को आप जाके देखें, अब अल्लाह का करम है वहाँ जो तब्दीली आ रही है। इसी तरह सदन बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान को इकट्ठे ऊपर लेके जाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका मशकूर हूँ। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर खसरो बख्तियार गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची में कारोबार की बंदिश खत्म होने पर मार्केटें और दुकानें खुल गई हैं। नरमी के बाद आज मार्केटें और तमाम दुकानें खुल चुकी हैं। सिंध हुकूमत ने सेफ डे ख़त्म कर दिया है। अब हफ्ते में सिर्फ इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। सदर अंजुमन ताजरान जावेद शम्स ने हुकूमत सिंध से इज़हार तशक्कुर किया। ताजिर मुकम्मल SOPs के साथ कारोबार जारी रखेंगे। NCOC ने मुसाफिरों के साथ फ़ज़ाई सफ़र से मुतल्लिक़ इदारों और महकमों के अफसरान और स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी है। 30 सितंबर तक वैक्सीन ना लगवाने वाले अफसरान और स्टाफ खदमात सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। NCOC की जानिब से अहम फैसले कर लिए गए हैं। मुसाफिरों के साथ फ़ज़ाई सफ़र से मुतल्लिक़ इदारों और महकमों के अफसरान और स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी गई है। 30 सितंबर तक वैक्सीन ना लगवाने वाले अफसरान और स्टाफ खदमात सर अंजाम नहीं दे सकेंगे, जबकि NCOC की जानिब से अहम फैसले कर लिए गए हैं। मज़ीद कौन कौन से फैसले किए गए, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़िशान अहमद से। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा। ने एयरपोर्ट पर काम करने वाले तमाम इदारों और महकमों के अफसरान और स्टाफ को हिदायत की है कि 30 सितंबर तक की डेडलाइन उनको दी गई है कि इस दौरान अपनी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेज जो हैं वो लगा ली जाएं। इसी के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंसीज हैं
या ट्रैवल बिजनेस से वाबस्ता जो लोग हैं, जो कि मुसाफिरों को बदाइश अपनी सहूलियात फराहम करते हैं, जो भी मुसाफिरों से इन टच रहते हैं, उनको भी हिदायत की गई है कि 30 सितंबर की उनको आखिरी डेडलाइन दे दी गई है, जिसके बाद जो है ये अफसरान जो है या स्टाफ जो है ये एयरपोर्ट पर या इसके जो मुताल्लिका महकमे हैं उनमें खिदमत अंजाम नहीं दे पाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान अहमद। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस ने कराची के तमाम कॉलेज प्रिंसिपल्स का इजलास तलब कर लिया है। कितने तलबा ने वैक्सीन लगवा ली, कितने तलबा वैक्सीन लगवाने के लिए फॉर्म हासिल कर चुके हैं, वैक्सीन की आगाही के हवाले से क्या इक़दाम किए गए, कॉलेज प्रिंसिपल्स को तमाम तफसीलात लेकर इजलास में शरीक होने की हिदायत कर दी गई। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इंतजामिया ने मैट्रिक सालाना और ज़िमनी इंतखाबात और इम्तहानात 2019 के सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान कर दिया है। तलबा और तालिबात के सर्टिफिकेट उनकी दरसगाहों को जारी किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा समीन नवाज से। जी समीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ऐलान किया गया है कराची मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कि साल 2019 के सालाना और ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने वालों के जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स हैं, जो सनद हैं उनकी मुस्तनद बाकायदा तौर पर वो अब जारी कर दी गई है। उसको जारी करने का ऐलान कर दिया गया है और ये बताया गया है कि 16, 23, 26 और 27 सितंबर की वो तारीख़ें हैं जब मुतालिका सेक्शन से ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो हासिल किए जा सकेंगे। जो स्कूल्स हैं जहाँ से स्टूडेंट्स ने मैट्रिक किया है वो अपने स्कूल से ये सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, जबकि स्कूल के सरबराहान की जानिब से मुतालिका शख्स या कोई जो ऑफिसर जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो अपना शनाख्ती कार्ड, अपने स्कूल का कार्ड और दीगर डॉक्यूमेंट्स दिखाकर जो है वो स्टूडेंट्स के ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये सहूलत दी गई है कि किसी किस्म की उनको फ़ीस पे नहीं की जाएगी, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्टिफिकेट वो अपने स्कूल से हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता जो सर्टिफिकेट्स जारी करने की डेट है उसके 6 माह बाद अगर किसी ने सर्टिफिकेट लेना है, वो इससे पहले नहीं ले सका है, तो 6 माह बाद लेट फीस उसको अदा करनी होगी और लेट फीस अदा करके फिर अपना वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समीर नवाज। के इलेक्ट्रिक ने कुरंगी ग्रिड स्टेशन पर नया ट्रांसफार्मर लगा दिया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से आसान इकदाम सामने आ चुका। के इलेक्ट्रिक ने कुरंगी ग्रिड स्टेशन पर नया ट्रांसफार्मर लगा दिया है और बिजली की फराहमी को यकीनी बना दिया है। के इलेक्ट्रिक ने कुरंगी ग्रिड स्टेशन पर नया ट्रांसफार्मर लगा दिया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से आसान इकदाम सामने आ चुका है। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। के इलेक्ट्रिक ने कुरंगी ग्रिड स्टेशन पर नया ट्रांसफार्मर लगा दिया है। जी बिल्कुल, देखें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से नई सरमायाकारी जो है वो मुसलसल की जा रही है और एक और जो है वो कर लूँगा। फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी तुर्क ड्रामों के मद्दा हैं तो शादाब खान पाकिस्तानी ड्रामे देखना पसंद करते हैं। मैंने अर्तुगरुल और अभी उस्मान देख रहा हूँ। रक्स बिस्मिल था और अभी खुदा और मोहब्बत। तुर्किश ड्रामा जो है अर्तुगरुल, फिर उसके बाद उस्मान, पूरा देखा है मैंने। फिलहाल जिस तरह एक ड्रामा तो चल रहा है खुदा और मोहब्बत, और उसको देख रहा हूँ। और नेटफ्लिक्स तो नहीं मैं देख रहा, लेकिन यूट्यूब पे मैं अर्तुगरुल देख रहा हूँ। मैंने अर्तुगरुल भी खत्म कर दिया, उस्मान भी खत्म कर दिया। उस्मान के तीसरे सीजन का इंतजार है, अक्टूबर-नवंबर में आना है वो उसकी, लेकिन ये जो है शूटिंग की पिक्चर्स आती रहती है, वो बंदा देख के कहता है कि जल्दी आओ भैया देखिए मैंने। जबकि कुछ खिलाड़ियों ने तो अभी से अपनी खुद नविश के नाम भी सोच रखे हैं। ईगल होप, मेरे ख्याल में फखर जमान, क्रिकेटर और सेलर, ऐसा कुछ और। हम्बल पर्सन। उसका टाइटल HR 150। पैशनेट, एनर्जी और जनरेटर भी हो सकता है। हिम्मत मर्दा। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में लिखूंगा उस पर नाम भी यही होगा, फहीम अशरफ। बात हो अगर छुट्टियां गुजारने की तो किसी को तुर्की पसंद है, कोई यूरोप का दीवाना है और किसी को पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात अच्छे लगते हैं। अभी तक जो छुट्टियां मिली नहीं, लेकिन अपना पाकिस्तान में जो नॉर्थ एरिया, टर्की मुझे काफ़ी पसंद है। न्यूजीलैंड। आउट ऑफ कंट्री अगर पूछे तो दुबई। जब से टीम में आए तो कभी कहीं गए नहीं है, मतलब वैसे तो घूमते रहते हैं खेलने के लिए, लेकिन ये है कि नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में मेरे फेवरेट है और वहीं मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं। क्रिकेटर्स की पसंद और नापसंद भी सनद का दर्जा रखती है। उनके मद्दा इनके नक्शे कदम पर चलकर खुशी महसूस करते हैं। महमूद रियाज, सिटी 21। खबरें अपनी जानी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बात।